तो आज हम लोग आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड्स होता क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण बॉन्डिंग बने। समझ मेरी बात? जैसे हम लोग पढ़े मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पढ़ा, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला है, एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम आपस में मिला है। तो ये आपस में एक साथ क्यों है? क्योंकि इसमें बॉन्डिंग है, और उसी को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक, जैसे वाटर है, वाटर किस चीज से बना हुआ है? H2O, यानी एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है। ये एक तरह का केमिकल बॉन्डिंग है। हम लोग पढ़े हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो NaCl क्या है? सोडियम और क्लोरीन एटम्स आपस में मिलके आपस में बंधे हुए हैं, कह सकते हैं, यानी इनमें जो एक तरह का बॉन्डिंग होता है। तो अगर ऐसा बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण हो, उस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। यानी एक एटम उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण अगर बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा है तो उस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे। अब जो पहला हम एग्जाम्पल दिए थे बॉन्डिंग का, वो था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन भी नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। अगर दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है तो वो आयनिक बॉन्डिंग नहीं होता है। वो कैसा बॉन्डिंग होता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है। समझ मेरी बात? और एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्डिंग होगा तो उस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे। क्लियर है? तो चूंकि ये चैप्टर क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम लोग बॉन्डिंग भी किसके बारे में पढ़ेंगे? मेटल्स और नॉन मेटल्स का बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, अच्छा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्यों होता है? स्टेबल होने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह कर ले। चाहे अगर दूसरे भाषा में कहें तो अपने लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है फुल कर ले। तो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में हम लोग अब डिटेल में देखते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी, दो बातें हम लोगों ने जाना पहले तो आयनिक बॉन्डिंग जो है वो क्यों होता है? तो आयनिक बॉन्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण होता है। दूसरा किस में होता है? तो मेटल और नॉन मेटल का जो कंपाउंड होगा उसमें आयनिक बॉन्डिंग होते हैं। आयनिक बॉन्डिंग इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। ये आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है? एटम्स के बीच में जो है कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। समझ में ही बात? अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो उस तरह के बॉन्डिंग को हम लोग आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे। It is a type of chemical bond that generates two positively charged and two oppositely charged ions। ये क्या होता है? इस बॉन्डिंग में जो है दो अपोजिट चार्ज आयन्स जो है जनरेट होते हैं। टू अपोजिटली चार्ज आयन कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? एक पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी जो मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज को कोई गेन करेगा तो वो निगेटिव चार्ज होगा, और माइनस चार्ज को जो लूज करेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में ही बात? अभी तो सब कोई चाहता है कि हम निगेटिव ही रहें, पॉजिटिव ना रहें। कह रहे इन आयनिक बॉन्ड्स द मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या होगा बच्चों? आयनिक बॉन्ड्स में जो मेटल होते हैं, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। कैटायन और एनायन ये दो चार्जेस हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव बनता है तो वो कैटायन कहलाएगा, और वहीं वेयर एज नॉन मेटल एक्सेप्ट दोज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम निगेटिवली चार्ज एनायन। और ये जो है क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज एनायन बन जाएगा। यानी मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव हो जाएगा और वो क्या कहलाएगा? कैटायन। कैटायन ना,
और नॉन मेटल क्या कहलाएगा, एनायन, क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है। क्लियर हुआ? तो आयनिक बॉन्ड रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रॉन डोनर ऑफ्टेन अ मेटल एंड एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अ नॉन मेटल। जो आयनिक बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, तो दो एलिमेंट्स के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होगी जब एक इलेक्ट्रॉन डोनर हो और दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो नॉन मेटल के केस में क्या होता है, दोनों एक्सेप्टर है तो दो नॉन मेटल का बॉन्डिंग होता है लेकिन आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगा। आयनिक बॉन्डिंग का ये शर्त है कि एक डोनर हो और एक क्या हो, एक्सेप्टर हो। क्लियर है? दो मेटल्स के बीच में भी जो है आयनिक बॉन्डिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों डोनर है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, तो इस तरह से जो है नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। Ionic bonding is observed because the metal have the few electron in the outermost orbit। कोई भी मेटल ले ले, सोडियम ले ले, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं 281, तो लास्ट में 1 है, तो 1 अगर लूज कर देगा तो 28 बन जाएगा। By the losing those electrons, the metal can achieve noble gas configuration and satisfy the octet rule। Similarly, the non-metals have the 8 electron in their valence shell and tends to readily accept electrons to achieve noble gas configuration। In ionic bonding, more than one electron can be donated or received to satisfy the octet rule। यानी आयनिक बॉन्डिंग में एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन किया जाता है। ठीक ना? इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये सोडियम है, सोडियम का जो है फार्मूला जो है, सिंबल जो Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 हो गया, तो 281। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका जो है Na प्लस हो जाएगा। Na प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 28 हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल हो गया कि नहीं। उसी तरह से मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो Mg क्या करेगा, इसका अगर हम लेंगे तो 282 हो गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। समझ में आई बात? तो Mg जो है +2 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है मेटल, वो पूरा क्या कर देता है, लूज कर देता है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें, Al, तो इसका जो है 13 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करेंगे 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। समझ मेरी बात? तो Al+3 बनेगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 होगा। Ag लिख दिए। एल्युमिनियम क्लियर हो गया। यानी मैक्सिमम जो है कोई भी एलिमेंट जो है मैक्सिमम जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है इसको लूज कर सकता है। समझ में बात? मिनिमम तो 1 है ही, यानी 3 से ज्यादा अगर सोचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। और नॉन मेटल के केस में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का सिंबल Cl होता है और इसका जो 17 होता है। अगर करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287,
तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। समझ मेरी बात। तो इसका Cl माइनस अगर हम कहें तो वो 288 हो जाएगा। यही बातें हो रही हैं। तो अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो कोई मेटल जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। समझ मेरी बात। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन की बात करें, ये O होता है, इसका जो एटॉमिक 8 होता है, एटॉमिक नंबर 26। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ मेरी बात। तो ये क्या बन जाएगा 28, यानी O2 माइनस। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से जो चार्ज डेवलप होता है वो क्यों होता है, कोई भी चार्ज इसलिए डेवलप होता है क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लें। समझ मेरी बात, यानी स्टेबल हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की, तो ये जो है एक मेटल प्लस नॉन मेटल के साथ होता है। नॉन मेटल, तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। समझ मेरी बात। अगर हम Na का और Cl का जो है बॉन्डिंग देख रहे हैं, तो Na का क्या होता है 281 और Cl का क्या होता है 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा Na प्लस, और ये क्या बन जाएगा Cl माइनस, और ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बन जाएगा NaCl। अब कहोगे सर ये दोनों एक साथ क्यों कंबाइन हो गया, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो अनलाइक चार्ज होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो चूंकि Na जो है वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव बन जाता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव बन जाता है। समझ मेरी बात। इस तरह से जो है रिएक्शन होता है, यानी जो भी रिएक्शन होता है बेसिकली जो है उसमें जो एटम्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक, इसमें दिक्कत है तो बोलो। अब हम लोग बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग की। आयनिक बॉन्डिंग के बारे में हम लोग देख लिए, ये तो पढ़ चुके हैं। लूज इलेक्ट्रॉन, द मेटल कैन अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल। यानी जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई करेंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। उसी तरह से नॉन मेटल्स दैट हैव क्लोज टू 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टेंड्स टू रीडली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन आयनिक बॉन्डिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेप्टेड। आयनिक बॉन्डिंग में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है, यानी कोई भी नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन 3 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं। अब क्यों सर 3 से ज्यादा, क्योंकि 3 से ज्यादा कोई देगा ही नहीं मेटल कि वो एक्सेप्ट करे। समझ मेरी बात। तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। क्लियर है। The charges of an ion and cation correspond the number of electron donated or received। अगर यहाँ पे बात हम करें कि यहाँ जो है इस पे क्लोरीन पे Cl माइनस है और ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, ये क्यों है? नंबर ऑफ चार्ज आपको ये बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है गेन और लॉस किया गया। Cl माइनस इसलिए है क्योंकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन, और वही नाइट्रोजन रहता तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता तो वहां पे 3 माइनस रहता। तो जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है तो उसके अकॉर्डिंग पे उस पे चार्ज लगता है, वो निगेटिव चार्ज लगे। और जितना लूज करेगा मेटल उसके अकॉर्डिंग, अगर हम कहीं Mg2+, फिर इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो उसी तरह से इसको हम लोग समझेंगे। ये क्लियर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन क्या होता है? आयनिक बॉन्डिंग कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। द पॉजिटिव आयन केटायन एंड द नेगेटिव आयन एनायन
that are formed experience the electrostatic force and get attached to form a chemical bond. यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो पॉजिटिव आयंस जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव आयन केटायन और निगेटिव आयन एनायन, ये दोनों जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है डेवलप होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी चार्जेस के कारण जो फोर्स होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा और दोनों एटम जो है आपस में कंबाइन हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं जब एटम कंबाइन हो जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे कैसा बॉन्डिंग है, तो आयनिक बॉन्डिंग है। समझ नहीं बात? ऐसे कहते भी हैं कि परिवार में आप लोग सब लोग एक साथ रहते हो, क्यों? क्योंकि फैमिली बॉन्डिंग कहा जाता है ना। बॉन्डिंग मतलब होता है बॉन्ड जो बांधे हुए रहता है। तो यहाँ बांधने का काम कौन कर रहा है बच्चों? यहाँ बांधने का काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है। As this bond between the charged particle is known as ions and it is called ionic bond, और ये आयंस में डेवलप होता है ये बॉन्ड, इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। Whereas sometimes based on the force being electrostatic, the bond is also called the electrostatic bond. हम लोग जो पढ़े थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोवेलेंट बॉन्ड ही पढ़े थे। इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट दो पढ़े थे। तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्डिंग बना हो। और आयनिक बॉन्डिंग मतलब भी वही होता है, आयंस में जो बॉन्डिंग आपको देखने को मिले वो आयनिक बॉन्डिंग होगा। यानी आयनिक बॉन्डिंग को हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने पहले ही देख लिया कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसा होता है। अगर इसको हमको डॉट स्ट्रक्चर में बताना हो, ठीक ना, कि डॉट स्ट्रक्चर में कैसे होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा डॉट स्ट्रक्चर में भी देख लेंगे NaCl का बॉन्डिंग। अब यहाँ पे सोडियम है तो ये 281 हो जाएगा। तो अगर सोडियम और क्लोरीन क्या है बच्चों, क्लोरीन इसका 17 होता है तो 287 हो जाएगा। अब ये इसका न्यूक्लियस हो गया सोडियम का, ठीक ना। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ये 3 सेल हो गया ना बच्चों। और क्लोरीन का ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। क्लियर हो गया? अब इसमें अगर हम कहते हैं इसमें कहते हैं तो ये पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना। दूसरे सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और जो लास्ट में क्या है बच्चों, 1 है। फिर क्लोरीन में अगर गए तो पहले में 2 है, 1 2 और फिर क्या 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? और लास्ट में 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? तो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या चल जाएगा यार, समझ में ही बात। अगर इसको हम लोग डॉट स्ट्रक्चर में बनाए तो Na के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन देंगे, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ चला जाता है, ठीक ना। और ये क्या बन जाएगा, Na प्लस Cl माइनस। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl। ये आता है कि आयनिक बॉन्ड दिखाइए सोडियम क्लोराइड का। हाँ, डॉट स्ट्रक्चर ऐसा जो लास्ट वाला है ना वो शेल पे भी बोल देता है, कभी कभी शेल पे भी कहता है कि शेल करके दिखाइए, तो वो बता देगा। अगर डॉट स्ट्रक्चर कहेगा तो इजी है डॉट स्ट्रक्चर। अब MgO करते हैं, MgO
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का जो है क्या होता है बच्चों 12 होता है, यानी 282 हो गया। और ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर करें तो Mg पे क्या होगा 1 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पे 1 2 3 4 5 6, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन ये 2, तो ये क्या हो जाएगा Mg प्लस O2 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा MgO। क्लियर है? ये इस तरह से अगर शेल वाला कहें तो शेल वाला भी हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे देखो ये किस तरह से, ये देख लो एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया NaCl बन गया, इसमें दिक्कत है तो बोलो। उसी तरह से जो है KCl भी बनता है। MgCl2 कैसे हुआ, Mg पे 2 हो गया, 2 क्लोरीन है तो एक एक दोनों पे चला जाएगा, तो MgCl2 हो जाएगा। अगर बनाने के लिए कहो तो इसका भी बना देते हैं MgCl2। MgCl2 हम लोग को अगर आ जाए कि MgCl2 का आप लोग आयनिक बॉन्ड दिखाइए कैसे बनता है, ठीक? तो क्या करना है, कुछ नहीं, Mg लिख देना है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक क्लोरीन यहाँ लिख देंगे, एक क्लोरीन यहाँ लिख देंगे, या 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना? एक जो है हम यहाँ पे पुट कर देंगे और एक क्या पुट कर देंगे यहाँ, तो यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा Mg प्लस 2 प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस, तो क्या हो जाएगा MgCl2। क्लियर हो गया बच्चों? इस तरह से ये इतना ही दिखाना है। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का हम लोग जो है दिखा देंगे किस तरह का बॉन्डिंग होता है। उसके बाद अगर फिर आते हैं CaCl2 का भी हम लोग दिखा सकते हैं। इसमें भी सेम होता है, कैल्शियम के लास्ट में 2 होता है तो दोनों एक एक क्लोरीन पे चला जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? इसमें दिक्कत है, बॉन्डिंग आप लोग बना लेंगे, आयनिक बॉन्डिंग। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज क्या है। द फिजिकल नेचर, सबसे पहला देखो आयनिक बॉन्डिंग जो है, आयनिक बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण डेवलप होता है, ठीक? और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी मजबूत होता है, ठीक? यानी सोडियम और क्लोरीन के बीच में अगर 2 NaCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, यानी NaCl के बीच में है लेकिन 2 NaCl के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गए तो नहीं समझ में आ रही बात। जैसे ऐसे समझें कि सपोज मान लो कि ये एक Na है और ये Cl है, एक बॉन्ड बन गया, ये एक Na है और ये एक Cl है, ये एक बॉन्ड बन गया। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मजबूत है, इन दोनों के भी, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होता है। किसी किसी में होता है लेकिन किसी किसी में नहीं होता है। इसीलिए इसको कहते हैं जो भी आयनिक कंपाउंड होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टल की तरह होता है, ठीक ना? यानी इन ionic compounds are solid and somewhat hard because of a strong force of attraction between the positive and negative ions. Somewhat यानी कुछ जो हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन these compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. नमक ही को देख लो, शायद मेरी बात, सेंधा नमक कितना बड़ा ले लियो वो भी NaCl का बना, लेकिन अगर थोड़ा भी उस पर प्रेशर लगेंगे तो इजीली ब्रेक हो जाता है। तो NaCl जो है आपस में तो बॉन्डिंग है, यानी अगर तुम चाहोगे कि Na अलग कर लें Cl अलग कर लें तो नहीं होगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अलग हो जाएंगे। क्लियर है? यानी हम पहली बात जान गए
कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में यानी कुछ आयनिक कंपाउंड हार्ड होते हैं, लेकिन अधिकतर आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं। समझ में ही बात, यानी वो इजीली जो है ब्रेकेबल होते हैं। क्रिस्टलाइन नेचर, इसी पे इसका नाम दिया जाता है क्रिस्टलाइन नेचर। समझ मेरी बात, क्रिस्टल की तरह होते हैं, क्रिस्टल बॉल होता है, शीशा वगैरह होता है ना, तोड़ेंगे तो फूट जाएगा, तो क्रिस्टलाइन। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, बेटा देखो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी इसका इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। यानी आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction। यानी ये strong electrostatic force of attraction को break करने के लिए इसको ज्यादा जो है तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। समझ मेरी बात, इसमें दिक्कत है तो बोलो। सॉल्युबिलिटी के बारे में जाने, देखो दो तरह का सॉल्वेंट होता है, एक होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट जो वाटर है, और एक होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ मेरी बात, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व होता है, जैसे अल्कोहल हो गया। अगर अल्कोहल में तुम चीनी को घुलाओगे और शुगर को घुलाओगे तो शुगर को और सॉल्ट को अगर घुलाएंगे तो शुगर क्या होगा, घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक है, कार्बन का बना हुआ है। लेकिन अगर सॉल्ट को चाहेंगे कि घुलाएं तो नहीं घुलेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ठीक ना, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन वाटर जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर में आयनिक कंपाउंड भी डिसॉल्व होता है और ऑर्गेनिक भी। यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो वाटर में तो सॉल्युबल हैं, हालांकि सारे आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है। लेकिन कोई ऐसे आयनिक कंपाउंड नहीं है जो आपके केरोसिन और पेट्रोल और अल्कोहल में डिसॉल्व हो। जो केरोसिन हम लोग यूज करते हैं, अगर उसमें चीनी घुलाएं तो घुल जाएगा। अगर कहे क्यों चीनी घुल जा रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और चीनी भी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन आयनिक कंपाउंड को जो डिसॉल्व नहीं करेगा। समझ मेरी बात। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। अल्कोहल भी आ जाएगा इसमें। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनमें कोई भी मूवेबल आयंस नहीं रहता है। लेकिन यही अगर आयनिक कंपाउंड को हम फ्यूज स्टेट में लगा दें, फ्यूज मतलब इसको मेल्ट कर दें, चाहे क्या कर दें बच्चों, मेल्ट कर दें, चाहे इसको वाटर में सॉल्युबल कर दें, वाटर में सॉल्युबल कर दें, चाहे मेल्ट कर दें, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएगा। नहीं समझ रहे हो? ऐसे समझो कि मान लो ये एक बर्तन ले लिया, इसमें नमक भर दिया, ठीक ना, और ये दो यहाँ पे वायर का इंड लगा दिए और इससे बल्ब जोड़ रहे हैं बैटरी वगैरह लगा के, तो नहीं जलेगा। यानी ये सॉल्ट के थ्रू जो है करंट पास नहीं हो रहा है। अब क्या किए, इसने पानी लेके थोड़ा सा नमक घुला लिया, यानी वो जो नमक था उसको सॉल्युबल फॉर्म में ले, और अब जब करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यानी आयनिक कंपाउंड के बारे में कहें तो ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ये या तो फ्यूज स्टेट यानी मेल्ट हो जाएगा तब, नहीं तो सॉल्युबल रहेगा वाटर के साथ, तब करंट को क्या करेगा, पास करवाएगा। ठीक। द conduction of electricity through a soluble solution involves the movement of charged particle. A solution of ionic compound in water contains ions which move to the
opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Ionic compound in the solid state do not conduct electricity. जो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज द movement of ions in the solid is not possible due to the rigid structure. यानी सॉलिड स्टेट में जो है आयंस जो है मूव नहीं कर पाते हैं. आयंस यहाँ पे क्या क्या है, NaCl, Na+Cl-. तो आयंस मूव कैसे करेगा? सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा रहता है, लेकिन जब मॉल्टेन स्टेट में आ जाता है, चाहे सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाता है, तो ये आयंस रिलीज होने लगता है. हम लोग पढ़े हैं कि जिस भी चीज में अगर फ्री आयंस हो चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. क्लियर हो गया? बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the opposite charges ions are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. Ions जो freely move करेगा और electricity को क्या करेगा? conduct करेगा. क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम. तो सोडियम के लास्ट सेल में 1 होता है, Na लिख के उसके ऊपर 1 पॉइंट कर देंगे. ऑक्सीजन का 6 होता है तो कर देंगे, मैग्नीशियम का 2 कर देंगे. समझ में आ रही बात? और ये कह रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि Na2O बनाओ, तो 2 सोडियम ले लेंगे और 1 ऑक्सीजन और दोनों से एक एक जो है इलेक्ट्रॉन पास करवा देंगे, NaO2 बन जाएगा. समझ में आ रही बात? Na2O. उसी तरह से मैग्नीशियम क्या कर देंगे? समझ में आ रही बात? इसमें दिक्कत है तो बोलो बच्चों. अब यहाँ पे कह रहे इसमें कौन कौन से आयन है, तो Na+ है, O2- है और Mg2+ है. क्लियर हुआ? दिक्कत है? कह रहा है कि Why do ionic compounds have high melting points? हम लोग पढ़े हैं क्योंकि उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. Ionic compounds have a strong electrostatic force of attraction between the ions. Therefore, it requires a lot of energy to overcome these forces. That is why ionic compounds have high melting and boiling point. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है occurrence एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स रहेगा.